अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आपके जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रेज़ल का, जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अप्रेज़ल बेसिकली यही होता है कि आपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन से पहले आपने जो क्राइटेरिया आपने लेट से आप क्या सेट करते हैं कि आप देखें कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड बेसिकली ये तमाम बातें। इसको हम इन डेप्थ जाके देखेंगे। फाइनेंशियल जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको भी देखेंगे। कुछ नॉन फाइनेंशियल है उनको भी स्टडी करेंगे। बट उससे पहले जो है हम देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन की। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नॉन रूटीन वन टाइम एफर्ट लिमिटेड बाय टाइम, बजट, रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन टू मीट कस्टमर नीड्स। ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा एक प्रोजेक्ट जो कि लेट से वन टाइम हो रहा है, ठीक है, और रूटीन से हटके है। अगर रूटीन में काम हो रहा है तो उसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी लाजमत है उसमें आ सकती है, ठीक है। लेट से आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, सो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है फॉर डिज़ाइन, या फिर सॉइल टेस्टिंग वगैरह, सॉइल इतना बेयर ना कर रहा हो और आपने समवट जो है उसको मैनेज करना है। ब्रिज वगैरह बनाना है, उसमें काफ़ी जो है एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। बजट लाजमी बात है इसमें डिफाइंड होता है, और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, अपने टाइमलाइंस होती हैं। जब हम प्रोफेशनली या इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सो हमारी एक टाइमलाइंस होती हैं जिनको हमने मीट करना होता है। सो परफॉर्मेंस भी हमारी गेज हो रही होती है। ये तमाम मिल रही होती हैं टू डिज़ाइन टू मीट द कस्टमर नीड्स, यानी जो कस्टमर हमारा क्लाइंट जो एंड पे है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें। एक और डेफिनेशन इसकी है कि इट इज़ अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। कि प्रोजेक्ट जो है आपके पास एक टेम्परेरी एंडेवर है, यानी कि परमानेंट नहीं है, वन टाइम है, जैसे भी हमने लास्ट डेफिनेशन में भी बात की। अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर रिजल्ट, कोई आउटकम आपने बनाना है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई चीज़ फिजिकल ही आपको नज़र आए। लेट्स से कर लेते हैं, मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट था, एक टेम्परेरी एंडेवर था, ठीक है। आपने जब वो आया, आपने कंप्लीट अपनी मशीनरी आपने वहाँ यूटिलाइज़ की। आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कार ड्राइव की। अगर आप वहाँ उस फुटेज को गौर से देखें, सो वहाँ भी बेसिकली दरमियान में सिक्योरिटी पे जो है एक बंदे ने पहले गो हेड दिया, फिर उसने जो है यानी कि उसने तमाम रूट उसने बेसिकली कुछ कॉल के थ्रू बताया कि जी जो है मूवमेंट होने लगी है, सो आप जो है वेरीफाई करें कि आपके पास जो रूट है वो क्लियर है। वहाँ उससे पीएम हाउस से लाजमी बात है, वहाँ से किसी बंदे ने जो सिक्योरिटी का हेड है उसने गो हेड दिया होगा, तब जो है वो ये कारवान चला। सो टेम्परेरी एंडेवर था, ठीक है। गोल क्या था कि जी आपने जो वीआईपी पर्सनालिटीज़ उनको सेफली आपने थ्रू पहुंचाना है। एक टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन आपने किया, एक यूनिक आपने रिज़ल्ट लेके आए कि ये आपकी एक जो है पीआर स्टंट भी था, जिसमें जी कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है खुद ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, उसको आपने इंश्योर किया। कैसे इंश्योर किया? रिस्क इसमें क्या थे, सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा था, आपने उसको मिटिगेट किया। सो दैट इज़ द प्रोजेक्ट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जी प्रोजेक्ट के? सबसे पहले इट हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन विद द बिगनिंग एंड एन एंड, और उसके अलावा जो है डैट रिक्वायर्स द अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन। इस पे मैं भी आता हूँ। इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, ठीक हो गया, एंड हैज़ स्पेसिफिक टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, ये तो खैर कॉमन है। इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, ठीक है। प्रोजेक्ट वन टाइम एक होता है प्रोजेक्ट। आपने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, वो फैक्ट्री वहाँ उस एरिया में, उस विसिनिटी में वो पहली बार ही लग रही है। हम प्रोजेक्ट अप्रेज़ल में देखेंगे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स बीच में आते हैं, बट वो पहली बार फैक्ट्री लग रही है, ठीक है। अब अगर लेट से आपने एक प्लांट लगा दिया और आप एक और प्लांट लगाना चाह रहे हैं, अब ये उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। सो ओके, इसी तरह जो है
अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन ये होती है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डिविजन्स होती हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कमर्शियल लेवल पे बात करूं तो आपकी जो सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग की टीम होती है, उसका काम होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट लेके आना है। फिर बैक एंड पे आपकी कॉस्टिंग एस्टिमेशन की टीम बैठी होती है जो कि एस्टिमेट लगाती है कि जी ये जो भी प्रोडक्ट है उसे हम उसे टेक्निकल टर्म्स में BOQ बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। अगर लेट्स से मैं किसी प्रोजेक्ट की बात करूं सो उसको फिलअप करते हैं कि जी इस साइट पे जो है हमने ये सामान पहुंचाना है, ये रिक्वायर्ड है। ये अक्सर जो है हमें पता होता है, यानी कि BOQ कंसल्टेंट या फिर जो डिज़ाइनर होता है बेसिकली वो बनाता है, इसको डिज़ाइन करता है। ऑटोकैड बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर इन पर। वो उसने दिया, BOQ फिल किया, प्रोजेक्ट आ गया, अब वो हो गया। अब लाजमत है इसको मोबिलाइज भी आपने कराना है, ठीक है। कुछ हो सकता है आपका इक्विपमेंट आ रहा हो, वो अब फिर आपका इंपोर्ट्स का डिवीजन देखेगा। सो देख रहे हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन है फॉर द सेम एक प्रोजेक्ट के लिए। और इन तमाम को कौन देख रहा होगा? एंड पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा होगा कि तमाम जो वर्कफ्लो है वो चल रहा है। वो इंशाल्लाह आप लोग जो है यहाँ सर्ट और CPM वगैरह क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह आप लोग कर लेते हैं जब। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक कुछ अपने ही जो मेरे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स उसमें से एक प्रोजेक्ट की मैं आपको टाइमलाइंस वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको सॉर्ट ऑफ एक आइडिया हो कि जो हम ये तमाम चीज़ें बात कर रहे हैं वो किस तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर की नज़र से, प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह मैनेज कर रहा होता है हम कस्टमर की नीड्स या फिर कस्टमर के साथ हम किस तरह अलाइन होते हैं। ओके, उसके अलावा अच्छा यहाँ ऐसे है, चलें इसको बात कर लेते हैं। नॉर्मली अभी जो मैंने कंप्लीट डिस्कशन करनी है, ये 2 पार्ट वीडियो बन रही है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स को जो है फोकस करना है, और उसके बाद स्ट्रेटजी या स्ट्रेटेजिक प्लान को मैंने फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लान या स्ट्रेटजी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जब आप जो है इसको इम्पोर्ट कराएंगे इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो अगर तो आपको यू आर कंफर्टेबल विद इट द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी या स्ट्रेटेजिक प्लान, आप पार्ट 1 को स्किप करो और पार्ट 2 पे आ जाओ। बट अगर आपने जो है इसको लर्न करना है, आप जो है यहाँ से इसको कैरी ऑन रखें। इंशाल्लाह दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग डिबेट। अनफॉर्चुनेटली हम इसे लाइव नहीं कर पा रहे या फिर जो है 1-on-1 नहीं है जिस तरह रेगुलर क्लास में, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और साथ साथ जो है जब ये लेक्चर अपलोड हो जाता है इंशाल्लाह फ्राइडे को, सो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप यू आर फ्री टू आस्क अबाउट दैट। अगर हम प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशन की मैंने थोड़ी सी बात पहले की थी, अगर इसको हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर सिमिलैरिटीज़ की। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि जी प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, कंट्रोल बाय परफॉर्म बाय पीपल। ऑपरेशंस में भी इसी तरह ही होता है, रिसोर्सेज लाइक दोनों केसेस में कंस्ट्रेंट हैं। पर्पस जो है हमारे पास यहाँ होता है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव अटेन किया, यानी कि एक हमने प्रोजेक्ट हमने वो कंप्लीट किया, उसके बाद हमने हैंड ओवर कर दिया ऑपरेशंस को। ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है कि आपने उसको सस्टेन करना है, अब उसको चलाना है। टाइम टेम्परेरी है, ऑपरेशन में ऑनगोइंग है जब तक आपकी मशीनरी वगैरह की लाइफ है, या फिर जब तक आपकी कंपनी जो बैंकरप्ट से नहीं होती, वो चलता रहेगा काम। आउटकम जो है हमारे पास यहाँ यूनिक प्रोडक्ट है, सर्विस है या रिज़ल्ट है। ऑपरेशंस में वो यूनिक नहीं होती, क्योंकि देखें जब बैच प्रोडक्शन तो एक बैच आपने बनाया वो दोबारा आपके पास एक वही प्रोडक्ट दोबारा बन रही है, सो वो यूनिक ना रहे, नॉन यूनिक होगी प्रोडक्ट सर्विस या फिर कोई रिजल्ट आप प्रोवाइड करें। ऑपरेशंस में पीपल जो है इसमें डायनामिक होते हैं, ठीक है, टीम्स आप टेम्परेरीली प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म करते हैं, वो सारा कुछ करती हैं, जबकि यहाँ ऑपरेशन में फंक्शनल टीम्स होती हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस का हम कहते हैं कि ये फलाने जो है इसको देख रहा है, ये इस डिवीज़न में है एंड सो ऑन। अथॉरिटी जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर वेरी करती है, ठीक है, यानी कि कुछ केसेस में डायरेक्ट जो है आपके जो कंपनी के फर्म के ओनर्स होंगे वो करेंगे, कुछ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर कर लेंगे। जबकि ऑपरेशंस के अंदर जो है आपके पास कह लें कि एक फॉर्मल एक आपके पास लाइन है, ठीक है, यानी कि एक हर एक पार्ट पे जो है कोई ना कोई लाजमत अथॉरिटी आपके पास है कि ये आंसरेबल है, उसके बाद ऊपर ही आंसरेबल है। सो इस तरह जो है ये दोनों में शेप अप करता है। अच्छा, जब ये मैं आपके ये लेक्चर बना रहा था, सो
काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, और जब तक हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का और ऑर्गेनाइजेशन की हमें स्ट्रेटजी या उसकी थिंकिंग का नहीं पता होगा कि ये किस तरह सोच रहे हैं, तब तक हम प्रोजेक्ट अप्रेजल नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली आपने देखें, प्रोजेक्ट के आइडियाज़ ही आपको तब आएंगे जब आपके पास एक गोल होगा या एक विजन होगा कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप एक चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है कह लें कि लेट्स से यू टेंड टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन पाकिस्तान, ठीक है, सो आप अपनी फील्ड के अंदर उन चीज़ों को टारगेट करेंगे जिससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या फिर आपकी पीआर वगैरह। सो आपकी स्ट्रेटजी एक सेट होगी, आपके पास कह लें कि एक वे आपका सेट हो गया। सो इस वजह से अंडरस्टैंड करना स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटेजिक प्लान को बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट अप्रेजल से पहले। स्ट्रेटजी क्या होती है जी? अ कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक कोर्स ऑफ एक्शन है, लाजमत है कंप्लीट प्रैक्टिस है, और इसके ऊपर आप जो है लाजमत है रिसोर्सेज एलोकेट भी करेंगे, ठीक है, टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज विच विल इंश्योर अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रेटजी आपने बनाई, यानी कि हमने ये काम जो है, हमने ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है, और फिर हमने उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की कि हमने किस तरह इसको जो है लेके चलना है। लेवल्स ऑफ देखें, आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रेटजी का, उसमें हमारे पास लेवल्स भी आएंगे और आपकी बेसिक थिंकिंग भी होगी कि स्ट्रेटजी है क्या, और इसको यूज़ करके हम रैशनल अप्रोच या फिर कहने रियलिस्टिकली हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। लेट्स से सैमसंग की एग्जांपल बहुत जो है कहने की आइडियल एग्जांपल इस केस में बन सकती है। एंड्रॉयड जब शुरू हुआ है, सैमसंग ने फ़ोन्स अपने देने शुरू किया। अगर आप जो है आप इनकी कंप्लीट लाइन देखें, सो S5 तक इन्होंने जो है, बल्कि S6 तक भी आप बीच में डाल लें, इन्होंने काफ़ी जो है इनोवेशन बीच में लेके आए। मसलन कुछ फीचर्स जो कि रॉ थे, इन्होंने वो बीच में डाले। क्यों? क्योंकि उस टाइम इनका जो है थिंकिंग या कह लें इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जी पहले अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, या फिर हमने एप्पल का कस्टमर जो है अपनी तरफ लेके आना है। सो जब उन्होंने देखा कि S6 तक जो है इनका जो है कस्टमर बेस एक सॉलिड एक बन गया, यानी कि एक मार्केट में रिप्यूट भी बन गई है, ठीक है। एप्पल वर्सेस सैमसंग एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी चलती रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। सो उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है चेंज की। अब आप देखें कि जितनी भी इनोवेशन हो रही है, सैमसंग लास्ट में अचीव कर रहा है। मसलन वीवो ने जो है आपके जो फ्रंट कैम जो है वो मोटर स्लाइडर के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इन बिटवीन, यानी कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर था इनसाइड द स्क्रीन यूवी के थ्रू, वो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि अगर आप बिल्कुल उसे 3-4 साल पहले चले जाएं तो सैमसंग की मार्केटिंग या स्ट्रेटजी ये थी कि हमने इनोवेशन लेके आनी और इसके ऊपर करना है। बट अब वो दे आर लेटिंग अदर कंपनीज डू दैट। और रैशनल अप्रोच उन्होंने देखी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान है, स्ट्रेटजी है, उसको चेंज किया। अब चूँकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, इसलिए उनको इस तरह की डेस्परेट मूव की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए आप देखें थ्रू आउट ओवर द ईयर्स जो है एप्पल ने अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत उन्होंने स्मूथ रखी हैं, और एक उनका डेफिनेट एक गोल आपको एक नज़र आता है। भले जो है उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बट दे आर वेरी मच क्लियर इन द स्ट्रेटजी। यानी कि उन्होंने ऐसे नहीं किया कि हाफ वे जाके उन्होंने जो है चेंज किया, अपना मॉडल चेंज किया। इसी तरह एक परफेक्ट एग्जांपल जो है आपके पास Xiaomi की बनती है, ठीक है। MI के जो फ़ोन्स वगैरह, रेडमी के फ़ोन्स हैं, अगर आप उसके जो है जो CEO है उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उसकी जो है आप टेड टॉक्स सुने, उसमें अक्सर जगहों पे उसने ये कहा है कि वी वॉन्ट बी इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट्स इन आवर फोन्स बाय 5%। यानी कि वो यानी कि उनका कहने का मकसद है कि हम लो एंड क्वालिटी में आपको हाई एंड फ़ोन्स देंगे, और अपना मार्जिन हम 5% इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बिज़नेस मॉडल, उनकी स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि आप फ़ोन जो हार्डवेयर है उसको आप सस्ता करें, और जो आपने पैसे कमाने हैं या जो आपने अपने रेवेन्यू जनरेट करना है वो आपने इन गेमिंग कह लें, या फिर आपने जो ऐप्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, वहाँ से जनरेट करना है। लेट्स से एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी खैर वो उस तरह कामयाब यहाँ बाहर नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान में शायद ना हो पाए, क्योंकि हमें हर चीज़ खैर क्रैक चाहिए होती है। एक क्रैक हमने उसको लाजमत है, हमने उसको कर ही लेना है, फ्री में ही चलाना है।
बट जिस तरह एप्पल है, एप्पल म्यूज़िक वगैरह, या उसके बाकी उनके हैं, उन्होंने इंसेंटिव्स वगैरह जिस तरह दिए कि आप एक्सटर्नल जो आप क्लाउड स्टोरेज आपको चाहिए वो आप इतने पे करें आपको मिल जाएगी। सो दैट इज़ जो बिज़नेस मॉडल आपके पास Xiaomi का है वो यही है। उनका बड़ा एक क्लियर एक उनका स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन उन्होंने प्राइस अपनी जो है स्पेक्स के लिहाज से यानी कि वैल्यू फॉर मनी उन्होंने हाई रखी, सारा कुछ दिया, बट दरमियान में फिर काफ़ी ऐसी सर्विसेज दरमियान में वो इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि जब आप उन्हें पे करेंगे तो जो है आपके पास जो है वो जनरेट होगा। अभी करंटली जो लास्ट मैंने इनका सर्वे देखा था 40% जो इनका Xiaomi का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो उनकी सर्विसेज से जनरेट हो रहा था, और अभी भी 60% जो है उनका फ़ोन के ऊपर था, बट ग्रेजुअली वो इसको ओवरकम करेंगे। लाजमत है अब उनके वो मार्केटिंग टीम की जो है कोई ना कोई स्ट्रेटजी कोई थिंकिंग होगी कि उन्होंने किस तरह जो है अपनी सर्विसेज को ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट लेके आना है। ओके, सो रैशनल अप्रोच इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच, और लाजमत हमें रियलिस्टिक ही हमें रहना चाहिए, और ये तभी हमारी अप्रोच बन सकती है जब हमारी बैक एंड पे स्ट्रेटजी हम डिफाइंड होगी कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है, वो डिफाइंड है, वो सारा कुछ जो है आपके पास होगा। इस वजह से जब हम प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में भी जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक प्लान का होना, स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हम जो है स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, देखें किन किन चीज़ों को जो है ये कवर कर रहा होगा। सबसे पहले पर्पज़ क्या है, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है लाजम होता है इसको देखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट कितनी है आपके पास, इंटरनल रिसोर्सेज क्या हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, लाजमी बात है उसका कोई ना कोई जब वो बनी है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा, ठीक है। कुछ आपके पास होती हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रही होती हैं, लेट्स से, ठीक है, सो उनका पर्पज़ एक कम्प्लीटली डिफाइंड है। कुछ जो है लाजमत है अगर प्राइवेट एंटिटीज़ लाजमत है उन्होंने अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है। अगर जो है आपके पास वो एक पब्लिक इंटरेस्ट है सो उसका यही होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके जो है ज़्यादा हों, ठीक है। स्कोप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आप फर्म काम करें कंपनी है, उसका एक स्कोप डिफाइंड है, ठीक है। कोका कोला वॉन्ट बी मेकिंग फोन्स, कोका कोला जो है बेवरेजेस ही बनाएगी, वो उसका स्कोप यही है। इसी तरह आपके पास जो दूसरी फर्म्स हैं, ठीक है, अगर फर्टिलाइज़र की फर्म है जिस तरह NFC थी, NFC का स्कोप ये था कि उसने फर्टिलाइज़र बनाना है। अब NFC जो है आपके पास जो है बेवरेजेस के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, स्कोप डिफाइंड है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि एक ये भी हम विजन में भी बात करेंगे कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, आप करना अचीव क्या करना चाह रहे हैं अपने साथ। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, अब अगर तो प्राइवेट फर्म है तो लाजमत है इसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसमें पब्लिक एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, और ठीक है, सो हर एक का क्या इंटरेस्ट क्या है इसमें। उसके बाद इंटरनल रिसोर्सेज हैं कि आपके पास जो टीम है आपने जो बिल्डअप किया, आपके पास टीम कितनी है, टीम में कितनी सख्त है। देखें जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी, अब जब पाकिस्तान पोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, सिंपल पाकिस्तान पोस्ट में आप देखें अभी भी हम जो है बिल्कुल एक बैकवर्ड एक जो यानी कि कह लें कि एक अप्रोच हो गई कि आपने जो है आपने भिजवाना है, पोस्ट करना है, बट वो रजिस्ट्री वगैरह जो वो अभी भी रजिस्टर में लिख रहा है और आपको कर रहा है। आई मीन कंप्यूटर आपके पास आ गए है, कंप्यूटर इतना कॉमन हो गया, बट स्टिल इसी तरह सो रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज की बात है कि उन्होंने जो हायरिंग की हुई है वो उन्होंने इतनी कॉम्पिटेंट की नहीं हुई कि जिसकी वजह से उसको करें, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है आपके कंपेटिटर्स आ जाएंगे, मार्केट की डिमांड आ जाएगी कि आया आप कोई चीज़ बनाने चाह रहे हैं, मार्केट में उसकी डिमांड है भी कि नहीं, ठीक है। सो यानी कि आप सर्दियों में जो है आप कूल ओनली ए चीज़ नहीं बेचेंगे, लाजमी होता है आप हीटिंग का सोल्यूशन जो है उसमें आप लेके आएंगे, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं खैर स्ट्रेटजी में आ जाती हैं। उसके बाद जो है पीटर ड्रकर्स 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसको एक जो पीटर ड्रकर्स के 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके पास फोकस कर रहे हैं कि आपने स्ट्रेटेजिक प्लान आपने जब बनाना है, सो उसके केस में कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और हमने जो है उसको देखना है कि कह लें कि अपना आपका फोकस है, अपने रिसोर्सेज अपने उसके ऊपर जो है आपने कह लें कि तमाम रिसोर्सेज आपने लगाने हैं, खर्च करने हैं। सो ये 5 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क, और इन 5 क्वेश्चंस को बेस करते हुए आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। व्हाट इज़ योर मिशन, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हु इज़ योर कस्टमर,
आप किसको बेसिकली जो है आप इस अपना आइडिया या अपनी स्ट्रेटजी आप सेल करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ आवर प्लान, लाजमत है आपने कस्टमर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मिशन आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने इसको अचीव करना है, प्लान किया है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास कस्टमर क्या वैल्यू करता है, ठीक है। लेट्स से देखें जिस तरह अभी एक रिसेंट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जो मार्केटिंग स्टंट था जो कि मैकडॉनल्ड्स ने आई बिलीव किया था कि आपके हमारे यहाँ जो है वो अंडा शामी जो है बहुत कॉमन है। सो उन्होंने उसको एक कह लें कि एक बिल्कुल एक कॉपी करने की कोशिश की थी, यानी कि उस तरह कामयाब नहीं हुए उसमें, बट उन्होंने उसको कोशिश की क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो उसको बहुत वैल्यू करता है, ठीक है। और वो इंस्टेंट एट दैट टाइम जो है वो काफ़ी सेल आउट भी हुआ, बट लॉन्ग रन में नहीं था, खैर उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो उन्होंने जो है कस्टमर को देखा, उसके बाद व्हाट आर रिजल्ट्स, कि आपने ये तमाम जो आपने प्लान बनाया है उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर तो आपकी ये स्ट्रेटजी सही काम कर रही है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, प्लान अपना नया लेके आएँ, फिर आप इसमें देखें। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि कह लें कि नेसेसरी है, ठीक है, टू डायरेक्ट योर फोकस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। कह लें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, अगर आप अपना खुद एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अपने ऊपर बेसिस रखनी है और उसके ऊपर वर्किंग करके तब आपने जो है मार्केट में आना है। ओके, सो उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो है हमारे पास ये 3 डिफरेंट जो है हमारे पास टाइप्स होंगी। एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होगी, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, एक फंक्शनल स्ट्रेटेजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में जो है हम ये चीज़ें कवर अप करेंगे कि व्हाट बिजनेस इज़ द फर्म इन, व्हाट बिजनेस शुड इट बी इन, ठीक है, हाउ इंटीग्रेटेड शुड दीज बिजनेसेस बी। अभी देखें जब हमने पहले बात की कि कोका कोला बेवरेजेस में है, ठीक है, सो बेवरेजेस से रिलेटेड ये बेवरेजेस जूसेस वगैरह उनको ही कवर अप करेगी, ठीक है। और जो है अगर आप लेट से कोई नया वेंचर यानी कि जूसेस हो गए या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो समवट एक सिमिलर एक नेचर की बनती हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत इसमें है जब पैकिंग वगैरह की हम बात करते हैं। उसके बाद जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है आपकी जो मिशन है उसको हेल्प आउट कर रही है। विजन मिशन पे अभी हम आते हैं, विच प्रोडक्ट्स शुड बी डेवलप, ठीक है, या फिर विच प्रोजेक्ट शुड गेट द कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आपने कोई एक नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करानी है। सो अपने के जो मार्केट है, देखें पीटर ड्रकर के आपने ये जो है यहाँ देख लिया कि आपके पास कस्टमर कौन है, प्लान किया है, मिशन वगैरह क्या है। अब वो तमाम जब डेवलप आपको क्वेश्चन अपने साथ पूछने साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो है आपको कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा, क्योंकि प्लान आपने क्या बनाया, कस्टमर जो मार्केट में आपके पास कंपटीशन है वो कैसे अवेलेबल है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी एक है कि हाउ डिफरेंट फंक्शंस हेल्प टू सपोर्ट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज। लेट्स से अब R&D है, ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल्स में R&D हो रही है, R&D से वो नई कह ड्रग्स जनरेट बना रहे हैं जो कि उनको एक तरह से कंपेटिटिव एज दे रही है, ठीक है। सो इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अपनी R&D है। अगर आप जो है कह लें कि जिस तरह आपके ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी R&D जो है कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो डैट इज़ फंक्शनल स्ट्रेटजी, R&D वगैरह तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। ओके, सो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले यह है कि अगर हम इसको 3 स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड करें कि विच एरियाज टू डू बिजनेस इन, वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। उसके बाद व्हाट इज़ द कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, वो अब हम यहाँ देखेंगे उसको स्ट्रेटजी के बाद के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। उसको तमाम हमने जो है वो स्ट्रेटजीज बना ली बिज़नेस के हवाले से कि ये कुछ इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं और फिर जो है आपने इसको मैनेज कैसे करना है हर एक फंक्शन को, या फिर जो स्ट्रेटजी है उसमें मार्केटिंग या सेल्स की स्ट्रेटजी अपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की अपनी स्ट्रेटजी होगी, R&D आ जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग कंट्रोल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अपने एक जो है पोर्टफोलियो होगा। सो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है कंट्रीब्यूट करेंगी आपकी स्ट्रेटजी में।
ये बेसिकली एक जेनेरिक सा चार्ट है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके पास प्रोसेस का कि जब हम स्ट्रेटेजी वगैरह सेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की और हमने प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आना है। देखें तमाम डिस्कशन की मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि ये जो अभी हमने डिस्कशन किया प्रोजेक्ट ये क्यों ज़रूरी थी। देखें सबसे पहले आपने अपना रिव्यू किया, आपने मिशन वगैरह अपना देखा, आपने एक्स्ट्रा स्वॉट एनालिसिस जो है अभी हम आपने कवर किया हो गया, हम इसको दोबारा भी देख लेते हैं। आपने देखा है जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, उसको रिलेट किया अपने मिशन के साथ। इंटरनल एनवायरनमेंट देखा, आपने स्ट्रेंथ देखी, वीकनेसेस देखी, लाजमत आपके रिसोर्सेज वगैरह, उनकी बेसिस पे आपने जो है अपनी स्ट्रेटजी सेट की, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कह लें कि ये बेसिकली कवर होते हैं कि व्हाट आर वी नाउ, अभी हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रेटजी सेट करके आपने पोर्टफोलियो आपने जो है सेट किया, यानी कि हाउ डू वी इंटेंड टू बी, यानी कि हम क्या बेसिकली हम अचीव करना चाह रहे हैं, क्या हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ ऐसे पोर्टफोलियो बेसिकली ये है कि आपके पास आपने डिसाइड करना है कि आप के हाउ वेयर टू पुट योर रिसोर्सेज, कहाँ आपने बेहतर जो आप अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकते हो। तमाम चीज़ें अब आप जो है यहाँ स्ट्रेटजी डेवलप करने के बाद आप वहाँ डिप्लॉय करेंगे अपने रिसोर्सेज। जब आपने वो कर दिया है उसके बाद लाजमत आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन करना है। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन जब के फेज़ में जब आएंगे फिर लाजमत आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि जो है ये हमारा विज़न है, ये हमने करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है, ठीक है, या कौन सी चीज़ है जो कि ज़्यादा हमारे मिशन को अचीव कर सकती है। लेट्स से अगर आपका मिशन है सेल्स करना या आपको रेवेन्यू जनरेट करना, कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। जब आप उस पे आते हैं तो ही फिर आप आइडियाज़ लेके आएंगे, तभी आपके पास वो प्रोजेक्ट आ रहे होंगे। अब इस दरमियान में ये जो फेज़ एक आया कि स्ट्रेटजी के बाद आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की और आपने एनालिसिस किया, बेसिकली ये फेज़ जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल वहाँ किया आपने, तमाम अपना एनालिसिस किया, आपने देखा जी प्रोजेक्ट फिजिबल है या रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, लेट से आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर लाजमत हम प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये जो है कह लें कि ये तमाम कवर होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट देयर, यानी कि हमारा जो मिशन है या विजन है वहाँ तक हमने कैसे पहुँचना है, स्ट्रेटजी को कैसे हमने फुलफ़िल करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली कंप्लीट प्रोसीजर होगा। ओके, विजन मिशन की बात हुई, उसको भी देख लेते हैं। विजन बेसिकली इसके डिस्क्राइब्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल लुक इफ द कंपनी अचीव्स इट्स मिशन, ठीक है। जो भी आपने गोल्स अपने सेट किए हैं उनको करके हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। मिशन बेसिकली आपके पास होता है कि दैट डिस्क्राइब्स द बेसिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, ठीक है। लेट्स से विजन आपके पास है कि जी वी इंटेंड टू बिकम द फास्टेस्ट या फिर कह लें कि द मोस्ट रिलायबल कंपनी या फिर जो भी व्हाटएवर जो है आपने जो है बनाया। मिशन अब आपके पास क्या है कि आपने जो है पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन करना है कि थ्रू कस्टमर सर्विस या फिर आपने थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपने जो है इसको अचीव करना है, ठीक है। गोल्स हैं आपके पास, द इंटेंशंस बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन और एक्शन दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। लाजमत आप अपने गोल्स वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज जो हैं एक फ्रेश स्टार्ट करती हैं, बिल्कुल रिवैम्प कर देती हैं अपने आप को, क्योंकि एक उन्होंने अब अपना वो मिशन वगैरह लेट से ये कह लें कि गोल्स वगैरह, मिशन तो खैर समवट सेम ही रहते हैं, कोई नहीं चेंज करता, गोल्स वो नए लेके आ जाते हैं, सो उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह जो है अभी हमने सैमसंग की बात की कि सैमसंग का पहले गोल ये था कि उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन करनी है, मार्केट में अपना ब्रांड वर्थ उन्होंने बनानी है, एप्पल का कस्टमर तोड़ना है, सक्सेसफुली कर लिया। उसके बाद जो है उन्होंने अपने गोल्स वगैरह चेंज कर दिया। अब जो है वो हाई एंड फ्लैगशिप के बाद अब देखें दरमियान में उनके बहुत ज़्यादा जो कॉमन थे वो हाई एंड फ्लैगशिप्स ही थे, वो फ्लैगशिप्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, मगर दरमियान में जो उनके कह लें कि जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं उनके भी स्पेक्स वगैरह वो बेहतर करते जा रहे हैं, ताकि वो जो बाकी आपके पास ब्रांड्स हैं लाइक शाओमी एंड ओप्पो उनको भी जो है कम्पीट कर सकें। ओप्पो भी खैर फ्लैगशिप में आ रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास के चूँकि हमने बात की जो भी आपके गोल्स आप सेट करते हैं दे मस्ट बी मेजरेबल। तो मेजरेबल किस तरह होंगे कि दे मस्ट बी स्मार्ट, एंड व्हाट इज़ स्मार्ट इज़ कि दे शुड बी स्पेसिफिक इन टारगेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। मेजरेबल होना चाहिए, क्वान्टिफाइबल होना चाहिए कि आप इसको गेज कैसे करेंगे,
ठीक है, जो यानी कि आपने जो गोल्स अब आपने सेट कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर दिए, इनको क्वांटिफाई भी आपने करना है, तो मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। असाइनेबल, मेक द ऑब्जेक्टिव असाइनेबल टू वन पर्सन फॉर कंप्लीशन, ठीक है, आप एक टीम को असाइन कर सकते हो कि यार ये काम आपने करना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, तमाम जो अभी हमने खैर लास्ट अभी यहाँ डिस्कस किया है हमने, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह इंटरनल में हमने लाजमी होता है, यहाँ हमने रियलिस्टिक वगैरह तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। और उसके बाद टाइम रिलेटेड है, ठीक है, कि टाइम में आपने टाइम या एक लिमिट आपने देनी होगी या फिर डेडलाइन देनी होगी, अपने डेडलाइन के अंदर इसको ख़त्म करना। सो स्मार्ट जो है ये बेसिकली हमें रिलेट करता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपने इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर जो है अगर वो फिलअप हो रहा है, वो बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव कहलाएगा कि आपने गोल जो है, जो भी आपने कंपनी ने डिसीजन लिया उसको अब आपने जो है अचीव करना है पार्ट बाय पार्ट। या फिर आप ये कह लें कि कंपनी ने गोल सेट कर दिया कि जी हमने इस साल जो है लेट्स से इतनी सेल्स करनी है, सो उसका ऑब्जेक्टिव्स फिर हम बनाएंगे कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हमने इतने यूनिट सेल करने हैं, मार्केट के अंदर हमने कुछ इस तरह से सेल आउट करना है। या फिर कह लें कि अब फ़ोन डिस्ट्रीब्यूटर ही है, अब वो लाजमत है वो ये देखेगा कि जी मैं खुद मार्केट में आता हूँ या फिर मैं आउटसोर्स करता हूँ। अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ ये तमाम बाकी सर्विसेज, जिस तरह हमारे यहाँ वारंटी वगैरह जो है आपके पास ये लिंक वगैरह हो गई और ये डिफरेंट जो है आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको देख रही हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है हम बैक एंड पे अपने जो मिशंस हैं, गोल्स हैं, उनमें सेट करते हैं और वहाँ से फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम ये डिसाइड करते हैं। ओके, लेट्स से अब एक कंपनी है, ठीक है, दे वांट टू मेक द रेड बबल कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम है द लार्जेस्ट सेलर ऑफ द प्रीमियम कैंडी, यानी कि एक हाई क्वालिटी एक कैंडी है, ठीक है, टॉफ़ीज़ हैं, हमने उसको जो है लेट्स से लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है। मिशन अब हमारा क्या है कि विजन, यानी कि कंपनी कहाँ देखना चाह रही है, अचीव द शेयर ऑफ मार्केट लीडरशिप इन द प्रीमियम कैंडी सेगमेंट, यानी कि जो आपके पास हाई एंड कैंडीज़ हैं उनके सेगमेंट में हमने एक मैक्सिमम शेयर गेन करना है। सो इस तरह जब हम वो मिशन अचीव कर लेंगे, सो इसका मतलब है कि हम अपने विजन को विजन जो है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। स्ट्रेटजी अब देखें, अब वो मिशन था, अब स्ट्रेटजी हमने क्या बनाई कि वी हैव टू कन्विंस द कस्टमर्स दैट रेड बबल कैंडी इज द बेस्ट प्रीमियम कैंडी बाय एसोसिएटिंग हाई एंड पीपल एंड एंटिटीज़, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी हमारे पास जो है, अब मिशन को अचीव करना है, उसकी स्ट्रैटेजी अब उन्होंने ये किया कि एंडोर्समेंट वगैरह लेंगे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वगैरह उनसे। अब उसके बाद जो है इसकी एग्जीक्यूशन फेज़ में आ जाते हैं, तो टीवी है, प्रिंट एड्स हैं, ठीक है, और वेल्दी सेलिब्रिटी हैं जो उनके साथ है, इनको एंडोर्समेंट वो करा रहे हैं। टैक्टिक्स भी वो अब जो है क्या यूज़ होंगे कि सैंपल जो है वो आपके पास जो है उसको उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है वो रखे होंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर आप जो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट फैसलाबाद या फिर जो है यहाँ जो आपके मेट्रोज़ वगैरह हैं या जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं शायद में भी हों, बट नॉर्मली इस्लामाबाद वाली साइड पे वहाँ आपके पास क्या होता है कि जो मेट्रो वगैरह और जो इस तरह पंजाब कैश एंड कैरी वहाँ काफ़ी कॉमन है, फेमस है। सो वहाँ क्या होता है कि आपके पास ये तमाम जो एडवर्टाइजिंग इस तरह की हो रही होती है, लेट्स से फूड आउटलेट्स की, लेट्स से सेब्रोसो जब लॉन्च हो रहा था, ठीक है, उन्होंने जो है अपने डिफरेंट जगहों पे या फिर तहजीब बेकर्स है, जब वो कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे थे उन्होंने टेस्ट के लिए उन्होंने वहाँ फ्री रखा होता है कि आप जो है वो एक स्मॉल चंक जो है या 1 बाइटर्स जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से देख लें, ठीक है, कि कैसा टेस्ट कर रहा है। सो ये बेसिकली आपके पास होता है। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी जो है, चूँकि स्मार्टफोन्स जो हमारे पास आते हैं, ओप्पो की स्ट्रेटजी आजकल यही है। ओप्पो की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अपना मिशन अचीव करना है, उन्होंने एक ब्रांड अपने कह लें कि ब्रांड को इस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया हुआ है एक तरह से समवट, ठीक है, मगर वो ये चाह रहे हैं कि जी हमने अपने आप को प्रीमियम को लेके जाना है, यानी कि जो फ्लैगशिप्स हैं, अब सैमसंग को वो जो है बेसिकली टक्कर देना चाहते हैं। वो कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, आप देखें कि उन्होंने जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी कि उनको जो है उन्होंने अपने साथ लिया, ठीक है, आई बिलीव आमिर खान को इन्होंने लिया था, ठीक है, इसी तरह जो है एक्ट्रेसेस जो हैं उनको इन्होंने जो है इनकी एंडोर्समेंट ली थी। सो यानी कि स्ट्रेटजी ये थी कि आप जो है सेलिब्रिटीज़ वगैरह को, यानी कि जो हाई प्रोफाइल पर्सन्स हैं उनको आप लेके आएँ, उनको जो है वो मार्केट करें, उनको हम एग्जीक्यूट करें वाया टीवी, वाया सोशल नेटवर्क,
इसी तरह एक और स्ट्रेटजी ये होती है कि जो हमारे जो कुछ जो होते हैं टेक्निकल जो बंदे होते हैं या फिर जो कहने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में देखते हैं, उसमें ये जो मोबाइल अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे होते हैं उनको ये फ्री सैंपल भेज दें कि जी आप रिव्यू करें, ठीक है। सो यानी कि हर एक डिफरेंट एक मिशन है, उसके अगेंस्ट वो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई और उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डिफरेंट वो टैक्टिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है अब यहाँ टैक्टिक्स के अंदर ओप्पो, अब जिस तरह आपके पास मोबाइल डमीज़ होती हैं शॉपकीपर्स के पास, अब वो टैक्टिक्स हैं कि आपके हैंड में फील कैसी है, भारी वगैरह तो नहीं होगा, वो तमाम चीज़ें आप देखते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोज़। ओके, उसके बाद जो है कॉर्पोरेट अप्रेजल अगर हम देखते हैं स्ट्रेटजी की, सो उसमें हमारे पास कुछ ये चीज़ें आएंगी, स्वॉट आ जाएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाएंगी, ठीक है। उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट वगैरह जो है कह लें कि उसको हम देख रहे होते हैं कि इंटरनली हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अगर एनालिटिकल एनालिसिस हमने करना हो कि लाजिम बात है, हमने बात की थी कि मेजरेबल क्वांटिफाइबल होने चाहिए। सो रिसोर्सेज का हम ऑडिट कर सकते हैं। एटम्स वैसे ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सेल्फ अप्रेजल जो है फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं कि आप इस फलानी डिवीज़न में हैं, आप अपनी कारकर्दगी को खुद रेट करें, ठीक है। यानी कि और क्या आप जो है इस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते, कुछ इस तरह से। फिर जो हम कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, हमारी एक ACR होती है जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है, जहां हमारे जो हेड होते हैं वो एक रिपोर्ट भेजते हैं हायर मैनेजमेंट को कि जी ये बंदा, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, आइदर ही इज़ कैपेबल और नॉट। उसकी बेसिस पे फिर अगर तो प्राइवेट फर्म है सो उसकी बेसिस पे उनको तो खैर वो जो है ले ऑफ भी कर सकते हैं, बट जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि उसकी प्रमोशन वो डिले करते जाते हैं कि हायर मैनेजमेंट में इनकैपेबल या इनकॉम्पिटेंट बंदे ना जाएं। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं। अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डील कर रहे हैं कि लाजमत है अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास एक्सटर्नली हैं और थ्रेट्स भी आपके पास एक्सटर्नली अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, एक ये ना मार्केटिंग का कह लें या फिर एक कह लें कि एक रूल है सॉर्ट ऑफ के आपके एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपका कंपेटिटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं मार्केट में कि बिज़नेस कर रहे हैं और आप अकेले हैं, आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और ये हर जगह कामयाब होते देखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि टेस्ला ने जब उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने बनाए हैं, अपनी सेडान्स बनाई हैं, इन्होंने वो पेटेंट कराए मगर पेटेंट फ्री कर दिया कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको लेके आ सकती है। अब आप देखें कि उन पेटेंट की बेस पे जो है आपके पास डिफरेंट हमारे पास जो है व्हीकल्स हैं, जो BMW इस पे काम कर रही है, पुजो इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो और जो है आपके पास और भी आपके पास फर्म्स हैं जो कि या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ये बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है आपके पास जो है कह लें कि ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद चूँकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इसको अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास कह लें कि पेस्टल है, PEST। पहले बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारा ना ये आपके कोर्स आउट में कुछ इस तरह से डिवाइस है, या जब आप में से जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स होंगे आप ये जाके पढ़ेंगे। अब जो खैर इसके बाद आ गया है वो PESTELE आ गया। पेस्टल में बेसिकली जो फोर्सेस हैं वो आपके पास पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक है, ठीक है, उसके बाद सोशल है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल है, ये 4 फोर्सेस नहीं बेसिक। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर हमने एडअप किया, उसके बाद हमने लीगल फैक्टर एडअप किया, ये EL जो है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है आपके पास ये पेस्टल है। और उसके बाद एक E दोबारा आ गया जिसको हम एथिकल जो है कहते हैं। तो बेसिकली आपने ये तमाम 5 फोर्सेस जो हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, उसके बाद एनवायरमेंटल, लीगल, इन तमाम चीज़ों को आपने इन एस्पेक्ट से आपने देखने के आपको कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, ठीक है। लाइक अभी जो है जो रिसेंट अभी हॉट टॉपिक है वो आपके पास PUBG का बैन है, ठीक है। PUBG इस टाइम बैन है, बट वो जो बैन फॉर वट एवर रीज़न हुआ
यानी कि कुछ डाटा लीक का इशू था, मगर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जी यहाँ से अब रेवेन्यू आपका बाहर जा रहा है बट ये टैक्स यहाँ नहीं दे रहे, सो उन्होंने इनके लिए डिफ़िकल्ट कर दी कि जी आप अपनी कंपनी को यहाँ रजिस्टर्ड कराएं, ताकि आप जो भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे इकबाल के शाहीनों से जो है आप जो है पैसे कमा रहे हैं, एटलीस्ट वो टैक्स तो आप गवर्नमेंट को दे के जाएँ। सो बेसिकली ये जो है आप कह लें कि ये लीगल बीच में जो है इश्यूज़ आ गए, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का लाजमी आता है, इस पर काफ़ी बहस हुई है। सो देख रहे हैं पेस्टल जो है आपके पास कुछ इसके पैरामीटर्स यहाँ भी यूज़ हो रहे थे। एनीवेज ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं लेस के ऊपर आ जाते हैं। लेस जो है आया वो काफ़ी जो है फेमस था एक तरह से, यानी कि चलता रहा। अब वो जो है आपके पास एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, बट उन्हें उस टाइम जो है चाहिए था मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए थे, उन्होंने मार्केट जो है उन्होंने कैप्चर करनी थी। सो उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ गए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ गए तो उन्होंने अब वेवी बना दिया। अब वेवी जो है आपने देखा होगा कि वो जो बाकी हमारे जो चिप्स हैं, मसलन मिस्टर क्रिप्स वगैरह और इस तरह के जो बाकी हैं, वो कुछ क्रंच और वो कुछ और डिफरेंट लेज नो डाउट अच्छे हैं, मगर लेज वो चीज़ नहीं थे जो कि आपके पास वो बाकी चिप्स ऑफर करते थे। उसको कंपेटिटिव एज देने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और एक नया प्रोडक्ट लेके आए वीवी का, जो कि इंस्टेंट हिट था। ठीक हो गया। अब जो है आपके पास एक प्रोडक्ट आपने डेवलपमेंट कर दी, बट लाजमी बात है आपने अपनी मार्केट मज़ीद आपने इस्टेब्लिश करनी है और आपने डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी है। सो उन्होंने क्या किया कि आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स जो है आते रहे। कुछ अब खैर कुछ तो अब उन्होंने कॉमन कर दिए, कुछ उन्होंने वो ख़त्म कर दिए। सो इस तरह के फ्लेवर्स दरमियान में आते हैं। या फिर जिस तरह एक टाइम था कि जो आपके पास रेगुलर जो हमारे पास जो बॉटल्स होती थी उनके अंदर वो बार कोड वगैरह होता था कि आप इसको स्क्रैच करें और वो करें, ताकि बेसिकली बैक एंड पे स्ट्रेटजी यही होती है कि आपने मार्केट डेवलपमेंट करके जो है उसको जो है आपने कैप्चर करना है। उसके बाद जो है यहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट अप्रेजल की हमने बात की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है अगर जो हम स्ट्रेटेजिक प्लान हम बनाने जा रहे हैं, सो सबसे पहले जो आप एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले आप स्वॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेक होल्डर एनालिसिस करेंगे टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड टू एक्सेस पावर एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। देखें ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें जिस तरह स्टील मिल्स की एक प्राइवेटाइजेशन का पार्ट था, ठीक है, अब उसमें स्टेक होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, वो लोग हैं, ठीक है, जो कि फॉर वट एवर रीज़न 5 साल से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि काम नहीं था, घर बैठे थे, जॉब उनको मिल रही थी। अब ये वो भी स्टेक होल्डर थे, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की, वो भी स्टेक होल्डर आ गया। सो जब हम ये एक स्ट्रेटजी हम डेवलप करें, लेट्स से एक प्रोजेक्ट है कि जी हमने इसको प्राइवेटाइज करना है, तो आपको इन तमाम स्टेक होल्डर का देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इनके पास कितनी पावर है। जितनी पावर जिस स्टेक होल्डर के पास ज़्यादा है, आपको उतना फोकस करना पड़ेगा उस बंदे के ऊपर। यानी कि एक इसको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप, इसको कहा जाता है कि आप वो एक जो प्रेशर ग्रुप आपने उसको नलिफाई करना है। उसके बाद जो है एक हमारे पास जो है जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आप करेंगे, उसमें गैप एनालिसिस भी करेंगे कि हम कहाँ कंपेटिटिव एज हमें मिल सकता है। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द गैप, यानी कि अगर आप आपके जो कंपेटिटर है उससे आप बहुत पीछे हैं, सो हमने उस गैप को भी कम करना है। ठीक है, और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ ईच आपके पास जो है कह लें कि स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट, या फिर आपके पास SBU जो है, ईच जो आपके पास बिजनेस यूनिट है उसके कह लें कि हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। मसलन मार्केटिंग की अलहदा स्ट्रेटजी है, सेल्स की अलहदा स्ट्रेटजी है, R&D की अलहदा स्ट्रेटजी हो गई एंड सो ऑन। इसी तरह जो है हम ये देखेंगे जी ग्रोथ वगैरह जो है हमारे ये कहाँ कैसे हो सकती है। ठीक है, विच प्रोडक्ट्स जो है हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हमने देखेंगे इसमें। और ये भी देखेंगे कि जी हम क्या इसको खुद हम कर सकते हैं या हमें जॉइंट वेंचर में जाना पड़ेगा किसी के साथ, या फिर हमें कोई और एक्विजिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कोई और एक कह लें कि लेट से आप इस तरह से समझ लें कि आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बट आपके पास रैपिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। सो आप क्या करेंगे कि आपके बिल्कुल पास में ही एक फैसिलिटी है जहाँ के ये रैपर्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें प्रिंट होती हैं, तो आप उसको एक्वायर कर लेंगे ताकि आपके कॉस्ट वगैरह ओवरहेड कॉस्ट वगैरह कम हो। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है
कि फॉर्मुलेशन ऑफ डिटेल्ड प्लान्स एंड बजट्स, ठीक है, हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनको हम चेंज करते हैं अगर वो फेल अप हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मिस्टेक्स हमारे पास नॉर्मली क्या होती हैं कि caused not by not understanding the role of projects in accomplishing strategy। हम क्या कहते हैं कि focusing on problems or solutions with low strategic priority, focusing on the immediate customer rather than the whole marketplace and value chain, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवर एम्फसाइजिंग टेक्नोलॉजी दैट रिजल्ट्स इन प्रोजेक्ट दैट परस्यू एक्सोटिक टेक्नोलॉजी दैट डज नॉट फिट द स्ट्रेटजी और कस्टमर नीड, trying to solve customer issues with the product or service rather than focusing on that 20% with the 80% of the value। basically Pareto's law है वो basically कहता ये है कि 20% आपके पास जो कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, यानी कि जो आपके पास 80% प्रॉब्लम्स हैं दे आर कॉज्ड बाय 20% ऑफ द पीपल, या फिर 20% की वजह से वो 80% प्रॉब्लम्स वो आ रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो है अगर आप जो है उन 20% को जो है आप बेसिकली आप फोकस कर लेते हैं, ठीक है, सो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो सकता है। एंगेजिंग इन नेवर एंडिंग सर्च फॉर परफेक्शन ओनली द प्रोजेक्ट टीम रियली केयर्स अबाउट, ठीक है। सो परफेक्शन हर चीज़ में नहीं होती, डेफिशिएंसीज आपके पास लाजमी बात होंगी और उसको जो है हमने देखना होता है। पेरेटोस लॉ जो है इसको यूँ भी इंटरप्रेट किया जाता है कि जो 80% किसी भी चीज़ का इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द 20% ऑफ द रूट कॉजेज। सो बोथ आर ऑलमोस्ट मोर लेस द सेम थिंग। अच्छा, उसके बाद जो है स्टेक होल्डर्स को अगर हमने इन्वॉल्व करना है, स्टेक होल्डर जो है डिफरेंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में इंटरनल होंगे जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, कनेक्टेड इसके साथ कौन कौन है, जो शेयर होल्डर्स होंगे, कस्टमर सप्लायर्स वगैरह। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, प्रेशर ग्रुप्स मैंने जैसे बात की, जिस तरह काला बाग के ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी एक बनाई गई कि जी हमारी लाश के ऊपर बनेगा, दिस एंड दैट प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न, जस्ट उसको जो है अभी हम डिस्कस नहीं करते। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ कुछ प्राइमरी स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास जो है कह लें कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपके पास, ठीक है। कुछ सेकेंडरी होंगे जिसका उस तरह फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है बट आपके साथ जो है एक स्टेक होल्डर है। सो ये बेसिकली स्टेक होल्डर और इनको आपने कवर अप करना होता है एनालिसिस में। उसके बाद जो है यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बात की कि स्टेक होल्डर्स वगैरह को भी मैनेज करने के लिए आपको देखना होगा कि लेवल ऑफ पावर कितनी है। अगर तो लेवल ऑफ पावर उनकी लो है तो उसमें आपको मिनिमम आपको एफर्ट चाहिए होगी, और अगर उनका इंटरेस्ट लेवल भी लो है। अगर तो इंटरेस्ट लेवल हाई है और पावर उनकी लो है, उनको बस आपने इन्फॉर्म रखना है। अगर लेट्स से उनके पास पावर हाई है और उनका इंटरेस्ट कम है, उनको सेटिस्फाई रखने के लिए ऑल इज़ वेल। बट अब उनका इंटरेस्ट लेवल भी हाई है और उनका जो पावर है वो भी हाई है, वो आपके पास की प्लेयर हैं और वो मेजर इन्फ्लुएंसर हैं, और आपने उनको जो है कह लें आपने उनको कन्विंस्ड रखना है और उनको अप टू डेट रखना है, ठीक है। ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड जो है ये थ्योरी है और इसको हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं कि लेट्स से अगर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, सो लाजमत उनका कंसर्न यही होता है कि आपके पास जो है फ्लो ऑफ इनकम, लाजमत उन्होंने मार्केट शेयर आपके खरीदे हुए हैं, ठीक है, और उनकी जो कैपिटल है उसमें ग्रोथ हो, कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। सो कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हैं जिसमें जो है लार्ज कैपिटल चाहिए, ठीक है, शेयर होल्डर्स जो हैं बिल्कुल इसमें नाखुश होंगे कि अगर आपके पास जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आते, ठीक है। अब डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं जो कि इंटरनल आपके पास जो है स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, लाजमत उन्हें अपनी पे, जॉब सिक्योरिटी वगैरह उससे कम है। एम्प्लॉयज़ भी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जॉब सिक्योरिटी हो, पे हो, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, लाजमत कुछ इंसेंटिव्स वगैरह जो हैं चाहिए होते हैं। इसी तरह ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं। अगर लेट्स से हम एक जनरल एक बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, सो लाजमत उन्हें होता है कि उनकी भी बात सुनी जाए विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियंस बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर्स हैं उनको यही होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। इसी तरह जो सप्लायर्स हैं उनका ये होता है कि भाई जो भी हम आपको चीज़ दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आप उसकी हमें टाइमली पेमेंट करते जाएं, पेमेंट्स हमारी डिले ना करें, हमारा कैश फ्लो में रहे, ठीक है। सो ये जो सप्लायर्स आपके पास होते हैं उनकी लाजमत है कि ये कह लें उनकी मंशा होती है, या फिर कह लें कि उनकी कह लें विलिंग होती है
ख्वाहिश होती है कि जो है आपके इसको जो है लेके चलें। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने अब कवर अप करना है दैट इज़ द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास कह लें कि एक स्ट्रेटजी है, कह लें कि या फिर कह लें कि एक प्रोसेस है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, टू एनालाइज अ प्रोजेक्ट और अ स्ट्रेटजी, ठीक है, उसको हम कैसे हमने कवर अप करना है। सो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन गैप देख रहे हैं कि हमारे पास कहाँ बेसिकली जो है गैप आपके पास आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी देखिए, जब भी एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है ना, सो एट टाइम्स जो है आपके डिफरेंट हो सकता है आपके डिविजन्स के साथ या अपने ही विद इन योर डिवीजन आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाएं या कुछ इश्यूज आ जाएं, सो उनको लाजमत रिजॉल्व भी आपने करना होता है। और रिसोर्सेज वगैरह अगर जो है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स काम कर रही थी, हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके पास रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, सो आपने कुछ इस तरह से मैनेज करना होता है। वो हम प्रॉपर एक टाइमलाइंस वगैरह उस तरह से बनाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक में आपको दिखाऊंगा भी। फिर मल्टीटास्किंग वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसको हम कह लें इसमें कवर करते हैं, इसको हम नाम देते हैं। सो बेसिकली इसमें बेनिफिट्स हमारे पास क्या होंगे जब हम ये बना लेते हैं। दिस ब्रिंग्स द डिसिप्लिन इनटू प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, लिंक्स प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैट्रिसेस, ठीक है, हम लाजमी तो उसको एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट प्रपोजल अक्रॉस अ कॉमन सेट ऑफ क्राइटेरिया रेदर देन ऑन पॉलिटिक्स और इमोशन। कोई भी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट करना है, उसको कितनी वेटेज देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, लाजमी तो वो हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर वो बेसिकली बेस्ड हो गया, रैशनल अप्रोच होगी, ठीक है। उसके बाद एलोकेट्स रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। आपकी स्ट्रेटेजी जो हमने लेआउट किया उससे एडहेयर करते हैं, हम उसको लेंगे। बैलेंसेस द रिस्क अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू आप चल रहे हैं, सो रिस्क हम कह लें कि नलीफाई एक तरह से कर सकते हैं या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा एक प्रोजेक्ट हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल एट रिस्क हो कि हम वहाँ से आपकी फर्म लेट से ब्लैक लिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट ऑल्सो जस्टिफाइज द किलिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दैट डू नॉट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। यानी कि कुछ अब जिस तरह देखें स्टील मिल है, अब वो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली एक डेडवुड है, उसको रखना फ़ायदा नहीं है, उसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। सो दे आर बेसिकली किलिंग द प्रोजेक्ट दैट डज नॉट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट जो भी हमारे गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है उसके। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स एग्रीमेंट ऑन प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है जी। लाजमी बात है जब हम इसको एवेलुएट करेंगे, गेज करेंगे, सो लाजमी बात है इसमें कोई पर्सनल इमोशंस वगैरह नहीं आएंगे, तमाम जो स्टैट्स हैं दे विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। उसके बाद जो है हमें ये क्यों चाहिए, द नीड फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, हम इसको कर सकते हैं, कह लें कि हम क्लासिफिकेशन हमें प्रोजेक्ट्स की करनी पड़ेंगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, सोर्स ऑफ प्रपोजल्स कहाँ से आ रहे हैं, एवेल्युएटिंग प्रपोजल्स, ठीक है। उसके बाद मैचिंग द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि अगर हमने जो है एक प्रोजेक्ट जो है अब हम लेट से हम अब हम बात कर रहे हैं एक पाइपलाइन में, अभी हम यहाँ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी हमने प्रोजेक्ट्स हमने लेना है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो है हम उसमें जो है उसको स्टार्ट करना है, सो उसको हम कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये हाई इंपॉर्टेंस के हैं, ये मीडियम है, ये लो है। सिलेक्शन क्राइटेरिया हम डिफरेंट इसमें अभी हम जो अप्रेजल प्रोजेक्ट अप्रेजल में बात करेंगे वो हम देख सकते हैं कि, या फिर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आप ये कैटेगरी में पुट कर रहे हैं, सो कैसे आप जो है इसको जो है इस कैटेगरी के अंदर लेके आ रहे हैं। प्रपोजल्स आपके पास कहाँ से आए, किस बंदे ने इसके ऊपर वर्किंग की, ठीक है, कौन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमने एवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट अप्रेजल जिसको हम कहते हैं, वो हमने करना है। और उसके बाद मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तमाम जो पोर्टफोलियो अभी हमने डिस्कस किया, इम्प्लीमेंटेशन गैप वगैरह तमाम चीज़ें जो है उसको भी हमने मैनेज करना है, या जो आपके पास अब रिसोर्सेज आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है, और उसमें जो आपके पास आ रहे हैं, लेट्स से मैं चलें आपको एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जो हमारे पास HVAC इंडस्ट्री होती है उसमें एक चीज़ है जिसको हम कमीशनिंग बोलते हैं, कि इक्विपमेंट जब लग जाता है, सो एक सर्टिफाइड एक बंदा होता है जिसने प्रोजेक्ट
इनिशियल उसने जो है रन करना होता है आपके पास जो भी कमर्शियल इक्विपमेंट है और उसमें देखना होता है अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको उसने कवर अप करना है। अब वो नॉर्मली कंपनीज जो हैं 1 या 2 बंदे ही रखते हैं, जितनी पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल पे काम करें वो 1 आध बंदा ही होता है। अब वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सो अब मैनेज करना है कि यार ये इसकी डेडलाइंस टाइमलाइंस नज़दीक हैं, कमीशनिंग इसकी पहले हो जाए, ठीक है, या फिर कमीशनिंग उस प्रोजेक्ट की हम बाद में कर लेंगे। सो इस तरह जो है हमने इसको पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है, अपने तमाम जो रिसोर्स हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करना होता है। 3 तरह के जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है कि कंप्लायंस या फिर मस्ट डू प्रोजेक्ट्स हैं, एक को आपके पास होते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स और एक होते हैं ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। कंप्लायंस या फिर मस्ट डू प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कि आपके पास कह लें कि ज़िंदगी मौत का आपके पास एक तरह से सवाल है, ठीक है, वो आपके पास मस्ट डू या फिर वो आपने करना ही करना है। लेट्स से अब आपके पास एक अर्थक्वेक आ गया और आपके पास एक इंडस्ट्री जो है वो बिल्डिंग गिर गई है, अब आपको जो है लाजमी बात है आपकी वो इन्वेस्टमेंट आप उसे रहेगा नहीं जाने दे सकते, वो कंप्लायंस प्रोजेक्ट होगा कि आपने बिल्डिंग को दोबारा खड़ा करना है, ठीक है। हमारे केस में अगर हम बात करते हैं कि जो है आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है अब एक तरह से डिपेंड कर रही है पानी पे, अगर हम ये डैम नहीं बनाते सो हमारी इंडस्ट्री एक तरह से सफ़र करने जा रही है, रिजल्ट्स कैटास्ट्रॉफिक होंगे। सो हमारे लिए वो डैम जो है दैट इज़ द कंप्लायंस या मस्ट डू प्रोजेक्ट। अब सीपैक जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, यानी कि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है, एक रोड बेल्ट इनिशिएटिव है, उसके थ्रू हमारी इंडस्ट्री वगैरह बनेगी, जॉब वगैरह जो कहा जाता है कि जी जॉब्स वगैरह आएंगी, सो वो हमारे पास स्ट्रेटेजिक नेचर का प्रोजेक्ट है। उसके बाद ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली कह लें कि एक वन टाइम नहीं होते, कॉन्टीन्यूस जो है आपके पास चल रहे होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट जो हैं आपके कह लें कि आप एक अपग्रेडेशन आप करना चाह रहे हैं एक इंडस्ट्री की, ठीक है, कि आपने प्लांट की मशीन लगा दी जिससे आपका टाइम बच रहा है, मैन्युफैक्चरबिलिटी ज़्यादा आपके पास बढ़ गया है, वो भी वन टाइम ही, देखें मशीन वगैरह इक्विपमेंट एक बार ही लगना है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, बट वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट कहलाएगा क्योंकि आपकी जो ऑपरेशनिंग कैपेसिटी है वो बेसिकली इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह जो देखें जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि ये बेसिकली आपके पास जो कुछ इस किस्म के ये प्रोजेक्ट कहलाएंगे, ठीक है, जो कि आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स या फिर आपके रेवेन्यू वगैरह जो है एक फील्ड में जो है आपके पास बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो तमाम जो है आपके पास स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सीपैक की बात की है तो कहा जाता है कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, वो बेसिकली इसकी बेसिस के ऊपर कहा जा रहा होता है। और इसी तरह जो हमारे पास कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अब जिस तरह आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्टेट बैंक ने कुछ इम्प्लीकेशंस लगाई थी कि जी अब आपने वो चिप वाला जो है कार्ड आपने देना है क्योंकि जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसकी वजह से एंड सो ऑन जो फिशिंग वगैरह हो रही थी। सो अब कंपनीज़ ने वो पुराने कार्ड्स ब्लॉक करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नए कार्ड सारों को भिजवाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ थे, जो कि ज़्यादा सिक्योर है। वो उनके लिए कंप्लायंस प्रोजेक्ट था, वो नहीं करते थे, स्टेट बैंक जो उनकी बैंकिंग सर्विसेज को बैन कर सकता था। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब प्रोजेक्ट अप्रेजल अब हमारे पास आ रहा है। सो इसको जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं।